नमस्कार दोस्तों, आज हम रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन पर चर्चा करेंगे। द वर्ड रूल ऑफ लॉ हैज बीन derived फ्रॉम द टर्म लॉ प्रिंसिपल delegalized, which literally means a government based on the principles of law। विधि का शासन शब्दावली लॉ प्रिंसिपल delegalized नामक फ्रेज से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है विधिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार। विधिक सिद्धांतों पर आधारित सरकार कहने से तात्पर्य ये है कि यह ऐसी शासन व्यवस्था के प्रति इशारा करता है जो सुस्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार चलाई जाती है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या समूह विशेष की इच्छा के अनुसार। रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल इवॉल्व किया गया था टू एक्सक्लूड arbitrary authority of government and to protect individuals from unlawful actions of government। विधि के शासन का सिद्धांत प्रतिपादित करने के पीछे का उद्देश्य लोगों को सरकार के मनमाने कार्यों से रोकना था और प्रशासन में निरंकुशता को समाप्त करना था और लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना था। यदि किसी शासन व्यवस्था को कुछ लोगों की इच्छा के अनुसार या किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा, जैसा कि परंपरागत रूप से राजतंत्रात्मक शासनों में होता था कि वहां पर राजा ही सुप्रीम हुआ करता था और उसकी इच्छा ही सर्वोपरि हुआ करती थी, वहां पे अगर शासन निरंकुश हो जाए, अगर राजा स्वेच्छाचारी हो जाए और वो लोगों के अधिकारों की अवहेलना करने लगे, तो वैसी स्थिति में ऐसा कोई सिद्धांत नहीं था जो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा कर सके। इसलिए पहली बार सर एडवर्ड पोप ने ये कहा कि द किंग मस्ट बी अंडर गॉड एंड लॉ। राजा को ईश्वर और विधि के अधीन होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने विधि की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रतिपादित किया और ये कहा कि शासन प्रणाली राजा की इच्छा अनुसार नहीं चलनी चाहिए, बल्कि विधि के अनुसार चलना चाहिए और राजा को भी विधि के अधीन होना चाहिए। तो अगर लॉ सुप्रीम होगा और किंग उसके सबऑर्डिनेट होगा, किंग लॉ से गवर्न होगा, राजा विधि से शासित होगा, तो वैसी स्थिति में क्या होगा, शासन प्रणाली भी बेहतर तरीके से चलेगी और लोगों के अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, उनको राजा की निरंकुश शक्ति से संरक्षण प्राप्त होगा। इस सिद्धांत को, रूल ऑफ लॉ के सिद्धांत को सिस्टमेटिकली स्टैब्लिश किया एबी डायसी। एबी डायसी एक इंग्लिश पॉलिटिकल थिंकर हैं और उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य में या किसी भी शासन प्रणाली में कोई व्यक्ति सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, बल्कि विधि सर्वोपरि होनी चाहिए। अर्थात राज्य के शासन को चलाने वाला हर व्यक्ति विधि से बाध्य होना चाहिए, ना कि विधि किसी की इच्छा अनुसार चलनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या विधि की सर्वोच्चता के साथ तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को केवल और केवल विधि के उल्लंघन के लिए दंडित किया जाना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। परंपरागत रूप से जो राजतंत्रों में होता था, वहां क्या था, वहां पे ये था कि जो भी व्यक्ति राजा की इच्छा की अवहेलना करता था वो दंड का पात्र होता था, भले वो एक सही कार्य ही क्यों न कर रहा। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना ही हीनियस क्राइम क्यों ना करे, अगर वो राजा का आदमी है या राजा से उसके संबंध है, तो वो इम्यून होता था। तो यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे लॉ की सुप्रीमेसी नहीं थी, विधि की सर्वोच्चता नहीं थी, बल्कि शासन प्रणाली राजा के अनुसार चलती थी। तो यही डायसी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति विधि की अवहेलना करता है, लॉ का वायलेशन करता है, तो उसको पनिश किया जाना चाहिए, और अगर उसका कार्य लॉ को वायलेट नहीं करता है तो उसको पनिश नहीं किया जाना चाहिए, चाहे उसके द्वारा किया गया कार्य रूलिंग क्लास की इच्छा के अनुसार हो या उसके विपरीत। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक जो रूल ऑफ लॉ या विधि के शासन का डायसी ने प्रतिपादित किया, वो है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता।
विधि के समक्ष समता के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए डायसी ने कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वो राजा हो, किंग हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कमिश्नर ऑफ टैक्सेस हो, या चाहे शासन का कोई साधारण कर्मचारी या सामान्य नागरिक हो, सभी एक ही तरह के विधि के अनुसार एक ही तरह की विधि के अधीन होने चाहिए और सभी के द्वारा, अगर उनमें से किसी के द्वारा विधि की अवहेलना की जाती है तो एक ही विधि के अधीन और एक ही तरह के न्यायालय द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। यहाँ पर उन्होंने जो फ्रेंच लीगल सिस्टम में प्रेवलेंट राइट एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की जो अवधारणा थी उसकी आलोचना की और ये कहा कि जहां पे भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण है वहां पर राइट एडमिनिस्ट्रेटिव में, जैसा कि उसमें फ्रांस में प्रचलित थे, वहां पे सामान्य नागरिकों के बीच के विवाद ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स में ट्राई किए जाते थे और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंडिविजुअल से कोई डिस्प्यूट होता था तो उनके लिए जो कोर्ट्स थे, अलग कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स बने हुआ करते थे। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप दो अलग अलग तरह की कोर्ट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो इसका मतलब आप हर व्यक्ति को समान नहीं ट्रीट कर रहे हैं, इक्वल नहीं ट्रीट कर रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं ट्रीट कर रहे हैं तो ये रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है, ये विधि के समक्ष समता नहीं है, इसलिए ये विधि के शासन की अवधारणा के विपरीत है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो रूल ऑफ लॉ का डायसी ने प्रतिपादित किया, उन्होंने ये कहा कि द सोर्स ऑफ राइट्स ऑफ द पीपल इज द लीगल प्रिंसिपल्स लेड डाउन बाय द कोर्ट्स। जो लोगों के अधिकार हैं उनका स्रोत वे न्यायिक निर्णय हैं जो समय समय पर न्यायालयों द्वारा दिए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो संविधान है, संविधान के जो सिद्धांत हैं वो न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों से उद्भूत हुए हैं और लोगों के अधिकारों का स्रोत ये संविधान न होकर के बल्कि समय समय पर लिए गए न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय। ये तीन प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के डायसी ने ले डाउन की। इन्हीं को हम डायसी के रूल ऑफ लॉ के नाम से जानते हैं। अब अगर हम डायसी के रूल ऑफ लॉ की इंडिया में एप्लीकेशन की बात करें तो डायसी के रूल ऑफ लॉ के पहले दो प्रिंसिपल, पहला जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है और दूसरा जो इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, विधि की सर्वोच्चता और विधि के समक्ष समानता, ये दो प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अप्लाई होते हैं। लेकिन डायसी के रूल ऑफ लॉ का जो तीसरा प्रिंसिपल है वो, जिसमें उन्होंने कहा कि लोगों के अधिकारों का स्रोत न्यायिक निर्णय है ना कि संविधान, ये भारत में नहीं लागू होता है। हमारे यहाँ लोगों के अधिकारों का स्रोत कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बताए गए नियमों से कोर्ट्स भी बाउंड है और कोर्ट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा बताई गई अधिकार हैं उन्हीं को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर हम सुप्रीमेसी ऑफ लॉ की बात करें, विधि की सर्वोच्चता की बात करें, तो हमारे यहाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसी कोई विधि जो इस संविधान के प्रवर्तन में आने से पहले लागू थी, वो अगर इस संविधान के में दिए गए मौलिक अधिकारों के विपरीत है तो वो उस सीमा तक शून्य होगी। आगे आर्टिकल 13 कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो कि मौलिक अधिकारों से असंगत हो, और अगर कोई विधि मौलिक अधिकारों से असंगत है या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, कंट्रावेंशन करती है, तो वो उस सीमा तक शून्य होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, सारे लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होने चाहिए। गवर्नमेंट का हर एक्शन तभी वैलिड होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेटिव है तो वो मान्य नहीं होगा और शून्य होगा। इसके साथ साथ एक केस है B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, भारत में संविधान सर्वोच्च है। तो डायसी के रूल ऑफ लॉ का पहला प्रिंसिपल सुप्रीमेसी ऑफ लॉ हम आर्टिकल 13, 14 और B.R. कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के माध्यम से डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो
रूल ऑफ लॉ का डायस ने बताया, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तो वो एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में, जो ये कहता है स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ आर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष क्षमता एवं विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो डायसी के रूल ऑफ लॉ का सेकंड प्रिंसिपल है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, उसको एक्सप्रेसली इनकॉर्पोरेट किया गया है हमारे आर्टिकल 14। इसके बाद जो एक नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है एक्सेप्शंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। तो अगर हम रूल ऑफ लॉ का इक्वलिटी बिफोर द लॉ वाले क्लास की बात करें तो आर्टिकल 31 क्लास सी अनुच्छेद 31 का ये कहता है कि अगर राज्य आर्टिकल 39 क्लास बी और क्लास सी, जो कि डीपीएसपी के पार्ट हैं, अनुच्छेद 39 का खा और गा के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाती है तो उसको आर्टिकल 14 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 39 का क्लास बी ये कहता है कि स्टेट इस बात का प्रयास करेगा कि जो मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी हैं वो इस तरीके से बटे हुए हों कि वो कॉमन गुड को सर्व कर सके, मतलब सभी का सामूहिक रूप से अधिक फायदा कर सके। आर्टिकल 39 का क्लास सी ये कहता है कि स्टेट इस बात का प्रयास करेगा कि जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इस तरह से काम करे कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो कुछ ही हाथों में केंद्रित ना हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को रोकने का काम स्टेट करेगा, इस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएगा। तो मतलब 39 बी और सी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड मटेरियल रिसोर्सेज की बात करते हैं। तो अगर इनको इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट कोई लॉ बनाता है तो उसको आर्टिकल 14 के आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये पहला एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर द लॉ का या रूल ऑफ लॉ। दूसरा एक्सेप्शन है आर्टिकल 121। आर्टिकल 121 ये कहता है कि पार्लियामेंट में किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज के कंडक्ट पर चर्चा नहीं हो सकती है एक्सेप्ट कि उनको हटाने के लिए किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही हो संसद में। अर्थात अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस को हटाने के लिए किसी प्रस्ताव पर चर्चा हो रही संसद में, उसी समय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के आचरण पर बात की जा सकती है संसद में। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जजेस के आचरण पर कोई भी चर्चा संसद के अंतर्गत नहीं होगी। और सिमिलर प्रोविजन आर्टिकल 211 में किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर्स के रेफरेंस में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को अन्य ऑफिशियल से अलग पैरामीटर पे रख रहे हैं। किसी भी ऑफिशियल या किसी भी ऑफिशियल के या गवर्नमेंट के किसी भी कदम के ऊपर चर्चा की जा सकती है पार्लियामेंट में। वो हमारे यहाँ फोरम है प्रजातंत्र में, बातचीत का एक ऑफिशियल मंच है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस सेम यूज है। तो इस तरीके से इक्वलिटी बिफोर द लॉ का एक्सेप्शन है। फिर आर्टिकल 359 क्लास 1 अनुच्छेद 359 का क्लास खंड 1 ये कहता है कि जब इमरजेंसी लगी हो, नेशनल इमरजेंसी लगी हो देश में, उस समय फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो उस समय आर्टिकल 14 को भी सस्पेंड किया जा सकता है। तो ये भी रूल ऑफ लॉ का एक एक्सेप्शन है। इसके बाद आर्टिकल 361 पे आते हैं हम लोग। तो आर्टिकल 361 प्रेसिडेंट, गवर्नर और राज प्रमुख को कुछ विशेष इम्यूनिटी देता है। ये इम्यूनिटी की बात करता है प्रेसिडेंट के और गवर्नर की। राज प्रमुख का पद अब नहीं रह गया है। तो प्रेजेंट टाइम ये प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को इम्यूनिटी देता है कि जब तक ये अपने पद पर हैं इनके विरुद्ध कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चालू रह सकती है। अगर पहले से चल रही है तो वो उतने दिन बंद हो जाएगी और कोई न्यू क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की जा सकती है जब तक कि वो अपने पद पे है। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी ये सब्जेक्ट टू लॉ नहीं है उतने समय तक जब तक कि वो अपने पद पे हैं। तो ये एक एक्सेप्शन है रूल ऑफ लॉ का या इक्वलिटी बिफोर द लॉ का।
और अगर उनके अगेंस्ट कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जानी है तो उसकी पहले नोटिस देनी पड़ेगी, नोटिस देने के बाद ही सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट की जा सकती है। तो इस तरीके से ये इम्यून है फ्रॉम द jurisdictions ऑफ कोर्ट टू सम एक्सटेंट अनलेस एंड अनटिल दे आर ऑन देयर ऑफिस, जब तक कि वे अपने पद पे हैं। तो ये भी रूल ऑफ लॉ का एक एक्सेप्शन है। और लास्ट है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत फॉरेन एम्बेसडर्स को कुछ छूट दी गई है और उनको देश की सामान्य विधि है उससे इम्यूनिटी दी गई है। तो फॉरेन सॉवरेन्स एम्बेसडर्स भी एक रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन है, ये ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड के अंतर्गत नहीं आते। तो ये हमारा रूल ऑफ लॉ का डिस्कशन था। इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो इसको अपने साथ के अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर दीजिए।